फॉर ऑल स्टूडेंट्स में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम पढ़ेंगे द्विभाषिकता और बहुभाषिकता को। देखो दोस्तों, भाषा और समाज का एक चैप्टर है, एक यूनिट है जिसका एक चैप्टर है द्विभाषिकता और बहुभाषिकता। एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है ये, इससे कई बार डायरेक्टली क्वेश्चन पूछा जाता है। इंपॉर्टेंट टॉपिक है, प्लीज़ वीडियो को आप एंड तक देखें ताकि सारी बातें आप समझ सकें। तो चलिए दोस्तों, बिना देरी किए अपनी वीडियो को शुरू करते हैं। बहुभाषिकता या द्विभाषिकता एक प्रयोक्ता के एक से अधिक भाषाओं के प्रयोग की क्षमता ही है। इसका संबंध किसी समाज विशेष अथवा व्यक्ति विशेष के भाषा प्रयोग से है। बहुभाषिकता और द्विभाषिकता में कोई तात्विक या तकनीकी अंतर नहीं है। देखो दोस्तों, बहुभाषिकता और द्विभाषिकता का जो मतलब है वो ये है कि एक व्यक्ति कितनी भाषा बोलता है। ठीक है, एक व्यक्ति के अंदर कितनी क्षमता है कि वो दो भाषा बोलता है या दो से ज़्यादा भाषा बोलता है, उसी आधार पर बहुभाषिकता और द्विभाषिकता है। ठीक है, जो बहुभाषिकता है और जो द्विभाषिकता है, इसमें कोई तात्विक या तकनीकी अंतर नहीं है। दो भाषाओं की प्रयोग क्षमता को द्विभाषिकता कहा जाता है और दो से अधिक भाषाओं की प्रयोग क्षमता को बहुभाषिकता की संज्ञा दी जाती है। सिंपल है, कोई खास अंतर नहीं है। सिर्फ दो भाषा बोलने वाले लोगों को या व्यक्ति को द्विभाषिक कहा जाता है या द्विभाषिकता कहा जाता है, और दो से अधिक भाषाओं को हम कहते हैं बहुभाषिकता। तो कोई व्यक्ति दो से ज़्यादा भाषाएं बोल सकता है तो उसको कहेंगे बहुभाषिक। सिंपल सा यही अंतर है बस। भारत क्या है? भारत एक बहुभाषी देश है। भारत के जनगणना सर्वेक्षण के अनुसार भारत में 1652 मातृभाषाएं बोली जाती हैं और उनमें 33 भाषाएं प्रमुख मानी गई हैं। तो देखो दोस्तों, भारत में कई सारी भाषाएं बोली जाती हैं जिसमें से 33 भाषाएं प्रमुख हैं। बहुत सारी भाषाएं, मातृभाषाएं भारत में बोली जाती हैं। इसके अलावा यहाँ पर दिखाया गया है कि जो 22 भाषाएं हैं उनको मान्यता दी गई है संविधान के द्वारा। जो संविधान की 8वीं अनुसूची है उसमें आधिकारिक रूप से यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा होगा हिंदी, संस्कृत, तमिल वगैरह, ये 22 भाषाएं हैं जो कि भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में रखी गई हैं। देखो दोस्तों, कुछ नई भाषाएं भी ऐड हो सकती हैं। दूसरी भाषाएं जो हैं वो इसमें 8वीं अनुसूची में ऐड हो सकती हैं। ठीक है, डाटा थोड़ा चेंज होता रहता है। हालांकि अभी 22 ही हैं, बाकी मैं बिल्कुल ही ज़्यादा श्योर नहीं हूँ कि 23 हैं या 22 हैं। वैसे तो 22 हैं, बट इसमें ऐड हो सकती हैं 8वीं अनुसूची में और भी भाषाएं। जब लगता है सरकार को कि इस भाषा को अब हमें ऐड करना चाहिए तो वो ऐड कर सकती है संसद के द्वारा। तो अभी 22 भाषाएं हैं, यहाँ पर आपको 22 भाषाएं दिख रही होंगी। तो सिंपल है, आप अपने नोट्स में, अपने आंसर राइटिंग में सारी 22 भाषाओं को मत लिखना क्योंकि याद करना बहुत मुश्किल है। तो आप वहाँ पर बस डायरेक्ट 22 भाषाएं कह सकते हैं और एग्जाम्पल दे सकते हैं हिंदी, संस्कृत, तमिल, तेलुगु आदि। तो इससे सिद्ध होता है वैसे कि भारत क्या है, भारत एक बहुभाषिक देश है। जब संविधान में लिख दिया गया तो बिल्कुल साफ तौर पर भारत एक बहुभाषिकतापूर्ण देश है। यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। अब आगे बढ़ रहे हैं। बहुभाषिकता अथवा द्विभाषिकता की स्थिति समाज और व्यक्ति की आवश्यकताओं के कारण पैदा हुई है। प्रत्येक बहुभाषी समाज और व्यक्ति कई भाषाओं का प्रयोग करता है और उसका दो या दो से अधिक भाषाओं के ग्रहण करने और अभिव्यक्त करने की क्षमता से द्विभाषिकता या बहुभाषिकता की स्थिति पैदा होती है। यहाँ तक बिल्कुल बातें सिंपल हैं। तो उम्मीद करता हूँ जो भी नोट्स आपको मिल रहे हैं अभी, उन सभी को आप याद कीजिए ताकि आप ये सारे पॉइंट्स आप अपने आंसर में लिखेंगे। देखो दोस्तों, जो द्विभाषिकता है, ये बहुभाषिकता है, आखिर ये आवश्यकता क्यों पड़ी? आखिर हम इसे क्यों पढ़ रहे हैं? ऐसा इसलिए क्योंकि द्विभाषिक लोग होते हैं, बहुभाषिक लोग होते हैं। अब लोग दो भाषा या कई सारी भाषाओं का प्रयोग क्यों करते हैं? क्या आवश्यकता है? तो समाज में कई बार ऐसी परिस्थितियाँ उत्पन्न हो जाती है, माहौल ऐसा पैदा हो रहा है। आज हम देख रहे हैं जो पूरा विश्व है वो एक ग्लोबल विश्व के रूप में, मतलब जो विश्व है पूरा यूनाइट हो गया है। आज के टाइम पे वैश्वीकरण हुआ है जिसके कारण क्या देखा गया है कि विश्व एक दूसरे से पूरा जुड़ सा गया है। तो कई सारे लोग एक देश से दूसरे देश में जाते हैं, तो इसीलिए वो दो भाषाएं या दो से अधिक भाषाएं सीखना चाहते हैं। बट भारत जैसे देश की अगर हम बात करें तो यहाँ पे पहले से ही कई सारी भाषाएं बोली जाती रही हैं। विश्व के विभिन्न भागों में रहने वाले बहुभाषी समाज काफ़ी संख्या में मिलते हैं। अमेरिका में
टेक्सास, न्यू मैक्सिको, कैलिफोर्निया, अमेरिकन साउथ वेस्ट, अमेरिका का कुछ एरिया है, तो वहाँ पर हम देखते हैं कि अंग्रेजी और स्पेनिश भाषाओं की द्विभाषिकता की स्थिति हमें मिलती है। मतलब वहाँ पर जो लोग हैं वो द्विभाषिक हैं, स्पेनिश भी बोलते हैं, अंग्रेजी भी बोलते हैं। देखिए दोस्तों, अमेरिका वगैरह तो ऐसा ही देश है जो प्रवासियों का देश कहा जाता है, माइग्रेंट्स आकर रह रहे हैं मैक्सिमम वहाँ पर, तो लोग अंग्रेजी भाषा तो सीखते ही सीखते हैं और जो उनकी अपनी भाषा है वो तो बोलते ही हैं, तो वहाँ पे द्विभाषिक आराम से द्विभाषिकता दिखाई देती है। बहुभाषिकता भी है, ऐसी बात नहीं है, बट मैक्सिमम वहाँ पे द्विभाषिकता दिखाई देती है। भारत में दिल्ली, मुंबई, कोलकाता आदि महानगरों में अंग्रेजी, हिंदी और अपनी प्रादेशिक भाषाओं का प्रयोग अधिकतर मिलता है। इस प्रकार विश्व के अधिकतर भाषाभाषी समाजों में किसी न किसी स्तर पर द्विभाषिकता अथवा बहुभाषिकता की स्थिति मिलती है। तो भारत में तो हम दोस्तों जानते ही हैं कि भारत में दिल्ली जो बड़े बड़े शहर हैं वहाँ पर हमें बहुभाषी के लोग मिल जाएंगे। दो भाषा तो पक्का ही है, अंग्रेजी और हिंदी तो मैक्सिमम लोग ट्राई कर रहे हैं, बोलते हैं। और इसी तरह से आज हम देखते हैं कि विश्व के जो बड़े-बड़े शहर हैं या जो विश्व का समाज है, वहाँ पर हमें किसी न किसी स्तर पर द्विभाषिकता और बहुभाषिकता की स्थिति दिखाई देती है। यहाँ तक बिल्कुल क्लियर होगा। जितनी भी बातें समझ में आई, ये सारी बातें आपको लिखनी है, याद रखनी है। याद रखोगे तभी वहाँ पर लिख के आ पाओगे। ज़्यादा याद रखोगे तभी जाके वहाँ पर आपको जल्दी-जल्दी सारी बातें याद आएँगी। द्विभाषिकता दो भाषाओं की दैनंदिन व्यवहार में आने की स्थिति में जन्मी स्थिति है। दैनिक जीवन में संप्रेषण संप्रेषण मतलब होता है कम्युनिकेशन, बातचीत करना हेतु एक से अधिक भाषाओं का प्रयोग किसी भी व्यक्ति को द्विभाषी अथवा बहुभाषी बना देता है। देखो दोस्तों, द्विभाषिकता का मतलब यही है कि जब व्यक्ति द्विभाषिकता एक ऐसी स्थिति होती है जब व्यक्ति दो भाषाओं का प्रयोग अपनी दैनिक लाइफ में, मतलब डेली लाइफ में वो दो भाषाओं का प्रयोग जब करता है तो उस स्थिति को द्विभाषिकता कहा जाता है। और जब व्यक्ति अपनी मतलब बातचीत में या कम्युनिकेशन में दो भाषाओं या दो से अधिक करता है तो इस तरह वो द्विभाषी और बहुभाषी बन जाता है। द्विभाषिकता को तीन विभिन्न संदर्भों में देखा गया है: व्यक्तिगत, सामाजिक और राष्ट्रीय। देखो दोस्तों, अभी हम द्विभाषिकता पर ज़्यादा जोर दे रहे हैं, नोट्स में भी द्विभाषिकता पर जोर ज़्यादा दिया गया है। द्विभाषिकता को तीन विभिन्न संदर्भों में देखा जाता है: एक है व्यक्तिगत, एक है सामाजिक और एक है राष्ट्रीय। पहला है व्यक्तिगत द्विभाषिकता। यदि कोई भाषा प्रयोजन में मातृभाषा की प्रतिपूरक स्थिति में प्रयुक्त नहीं होती तो वह द्विभाषिकता व्यक्तिगत कहलाएगी। यह अस्थिर द्विभाषिकता है और इसका सीमित प्रयोग होता है। यदि कोई हिंदी भाषी व्यक्ति जापान, फ्रांस, जर्मनी या रूस जाना चाहता है अथवा अपनी शैक्षिक एजुकेशन से संबंधित आवश्यकता के लिए इन देशों की भाषा सीखता है तो वह व्यक्तिगत द्विभाषिकता है। वह इसका प्रयोग अपने समाज में नहीं करता। बस आप सिंपल सा समझो, जो व्यक्तिगत द्विभाषिकता है वो व्यक्ति सिर्फ दो भाषा सीख लेता है, हालांकि वो उसका उतना ज़्यादा प्रयोग नहीं करता। देखो, एक व्यक्ति है जो जापान जाना चाहता है, अब वो जापानीज़ भाषा सीखना चाहता है, जापानी भाषा सीखना चाहता है, तो क्या वो वहाँ पर अपनी मातृभाषा का जापान जाकर वो प्रयोग करेगा? नहीं। वो बस अपने लिए व्यक्तिगत रूप से वो भाषा को सीखना चाहता है और जहाँ पर वो जापान में जाएगा तो वहाँ पर वो बस सके या वहाँ पर रह सके सही से, इसलिए वो वहाँ की भाषा सीख रहा है। ऐसा नहीं है कि वो काम चलाने के लिए वहाँ पर अपनी भाषा का भी प्रयोग करेगा या अपनी बात को समझाने के लिए उनकी भाषा को मतलब सीख रहा है और अपनी भाषा का भी प्रयोग करेगा, ऐसा नहीं। वो उनकी भाषा को सिर्फ उनके देशों के लिए उनके लिए ही सीख रहा है, जापानी लोगों के लिए ही सीख रहा है ताकि वो अपनी बात उन लोगों को समझा सके। भारत में उसका कोई ख़ास यूज़ नहीं होगा। तो ये व्यक्तिगत स्तर है। आगे समझेंगे तो ये भी क्लियर हो जाएगा। सामाजिक स्तर को देखो। सामाजिक द्विभाषिकता क्या है? यदि कोई मातृभाषा के प्रतिपूरक के रूप में प्रयोजन मूलक भूमिका निभाता है तो वह सामाजिक द्विभाषिकता है। इसमें व्यक्ति अपने बहुभाषी समाज में सामाजिक, सांस्कृतिक, आर्थिक आदि दबावों और परस्पर संबंधों के कारण समाज में एक से अधिक भाषाओं का प्रयोग करता तो है, वह सामाजिक द्विभाषिकता है। देखो दोस्तों, अब एक पूरक के रूप में, मतलब कोई चीज़ कंप्लीट करनी है इसलिए एक भाषा को व्यक्ति सीख लेता है और उसका प्रयोग अपनी मतलब एक भाषा को कंप्लीट करने के लिए करता है।
जैसे कि मान लो अभी हम भारतीय हैं, ठीक है, हम भारत में हैं। अब भारत में हम मान लो अभी हम केरल चले गए। अब केरल में मान लो कुछ लोग हिंदी जानते हैं थोड़े बहुत, ठीक है, और आप भी हिंदी जानते हो। अब आप अपनी बात को बट समझाना चाहते हो तो वहाँ के लोग सही से हिंदी नहीं जानते, थोड़ा बहुत ही जानते, तो आप अपनी बात को वहाँ पर सही से समझा नहीं पा रहे। अब इसके लिए आप क्या करते हो, आप इंग्लिश भाषा सीख लेते हो थोड़ा सा, ठीक है, कि और वहाँ के लोगों को इंग्लिश आती है, ठीक है। तो ऐसे करके आप थोड़ा सा हिंदी भी बोल रहे हो, थोड़ा सा इंग्लिश भी बोल रहे हो, आप क्या कर रहे हो, अपनी बात को समझाने की कोशिश कर रहे हो। तो आप अपनी मातृभाषा को अपनी जो भाषा थी आपकी हिंदी, उसको पूरा करने के लिए, ताकि आप सामने वाला व्यक्ति जो केरल वासी होगा, जो भी है साउथ का, वो आपकी बात को पूरी तरह समझ सके, इसलिए आपने हिंदी तो बोली, साथ में आप थोड़ा सा इंग्लिश वर्ड्स का भी प्रयोग कर रहे हो। तो आप एक पूरक के रूप में कंप्लीट करने के लिए अपनी बात को थोड़ा सा दूसरी भाषा का यूज़ कर रहे हो, तो वो होता है सामाजिक द्विभाषिकता, ठीक है। इसके बाद आता है राष्ट्रीय द्विभाषिकता। राजनीतिक एकता और अधिक प्रगति को ध्यान में रखते हुए यदि कोई भाषा राष्ट्रीय स्तर पर प्रयुक्त होती है तो वहाँ राष्ट्रीय द्विभाषिकता की स्थिति आएगी। इस स्तर पर यदि कोई देश प्रशासनिक प्रयोजनों के लिए द्विभाषिक रहे किंतु नागरिक अपने दैनिक जीवन में एक भाषी भी रह सकता है। देखो दोस्तों, सिंपल है। राष्ट्रीय द्विभाषिकता, जब राज्य दो भाषाओं का प्रयोग करे, सरकार क्या करती है, हमारी सरकार सबसे अच्छा उदाहरण है। भारत सरकार इंग्लिश और हिंदी दोनों ही भाषाओं का अपने सरकारी कामकाज में बढ़ चढ़कर प्रयोग करती है। हालांकि इंग्लिश भाषा को और भी ज़्यादा हम देख रहे हैं कि इंग्लिश भाषा मैक्सिमम रूप से हमें सरकारी दफ्तरों में दिखाई देती है, बट फिर भी हिंदी और इंग्लिश, मैंने शायद थोड़ा सा गलत बोल दिया, तो यहाँ पर देखो, जो सरकारी विभाग वगैरह हैं सरकार के, तो वहाँ पर हमें नॉर्मली इंग्लिश और हिंदी यही दो मेनली भाषाएं हमें देखने को मिलती हैं। मतलब क्या है कि भारत सरकार इन दो भाषाओं को प्रमुखता से मतलब अपनाया है भारत सरकार ने, ऐसा इसलिए ताकि जो शासन है, जो प्रशासन है, वो अच्छे से चल सकें। तो इसको कहते हैं राष्ट्रीय द्विभाषिकता। जब राष्ट्र अपने प्रशासन के लिए, प्रशासन के उद्देश्यों के लिए द्विभाषाओं का प्रयोग करता है। ठीक है, यहाँ तक बिल्कुल क्लियर है। इसके बाद आता है, अब यहाँ हमने देख लिया व्यक्तिगत, सामाजिक और राष्ट्रीय स्तर, माइंड में सेव हो गया होगा। और दोस्तों, अगर आपको आवाज़ थोड़ी धीरे लग रही है तो प्लीज़ आप फुल वॉल्यूम कर सकते हैं, और क्योंकि मैं इससे ज़्यादा अपनी आवाज़ तेज़ नहीं कर सकता, सॉरी उसके लिए। आगे बढ़ रहे हैं। अब यह द्विभाषिकता भाषा, बोली, शैली आदि कई स्तरों पर देखी जा सकती है। तो ये जो दो भाषाओं का प्रयोग है, वो हम कई स्तरों पर देख सकते हैं। भाषा के स्तर पर नॉर्मली जो बोली है, स्थानीय बोली, स्थानीय भाषा, वहाँ पर देख सकते हैं। अलग तरीके से और भी कई स्तरों पर हम का दफ्तर में अलग भाषा या स्थानीय लेवल पर अलग भाषा, तो अलग अलग स्तरों पर हम द्विभाषा का प्रयोग देख सकते हैं, जिसमें से दो मुख्य हैं, अंतः द्विभाषिकता और अंतर द्विभाषिकता। अब ये क्या है, इसको समझ लो। अंतः द्विभाषिकता और अंतर द्विभाषिकता। अंतः द्विभाषिकता में एक भाषा भाषी वर्ग को भाषा के विभिन्न रूपों या शैलियों को चुनना पड़ता है। जैसे हिंदी भाषी प्रदेश में कोई व्यक्ति किसी बोली, मानक हिंदी, संस्कृत निष्ठ हिंदी, सामान्य बोलचाल की हिंदी अर्थात हिंदुस्तानी आदि में से किसी एक को चुनता है। अंतर द्विभाषिकता में द्विभाषी या बहुभाषी वक्ता को विभिन्न प्रयोग में दो या अधिक भाषाओं का प्रयोग करना पड़ता है, जैसे हिंदी, अंग्रेजी अथवा अपनी मातृभाषा में से एक या दोनों का प्रयोग करता है। देखो दोस्तों, सिंपल है। जो अंतः द्विभाषिकता है, इसका मतलब है जब एक व्यक्ति अपनी भाषा को बोलने में कुछ दूसरे शब्दों का प्रयोग कर लेता है, ठीक है, पूरी तरह अलग भाषा नहीं बोल रहा, बस दूसरे भाषा के कुछ शब्दों का प्रयोग करता है, तो उसे अंतः द्विभाषिकता कहते हैं। जैसे कि मान लो हम हिंदी बोल रहे हैं और हिंदी बोलते बोलते कुछ उर्दू भाषा के शब्द को मिला लिया, जिसे नॉर्मली हिंदुस्तानी कहा जाता है, तो हम हिंदुस्तानी भाषा बोल रहे हैं, तो ये क्या है, द्विभाषिकता है, अंतः द्विभाषिकता। अगर हम, जैसे कि हम, एक खड़ी हिंदी होती है, जैसे कि डायरेक्टली जो मैं रीडिंग कर रहा हूँ, ये क्या है, खड़ी हिंदी, इसे नॉर्मली हिंदी कहा जाता है, ठीक है। बट जब हम हिंदी बोलते बोलते जब मैं कुछ गांव की भाषा का या गांव के कुछ शब्दों का, जो वहाँ पर लैंग्वेज है, उसका प्रयोग कर लूँ, तो क्या हुआ, ये हुआ अंतः द्विभाषिकता। लेकिन जब मैं डायरेक्टली दो लैंग्वेज अलग अलग करके बोलता हूँ, जब मैं बोलूँ इंग्लिश अलग, ठीक है, व्हेन आई स्पीक इंग्लिश, ठीक है, जब अलग से मैं इंग्लिश बोलूँ पूरी तरह, और जब मैं हिंदी बोलूँ पूरी तरह,
अलग अलग करके, तो ये होता है अंतर द्विभाषिकता। यहाँ तक समझ में आ गया होगा। अब आगे बढ़ रहे हैं। मनोवैज्ञानिकों मनोवैज्ञानिकों ने इस मनोवैज्ञानिकों ने इस द्विभाषिकता की 3 प्रणालियां बताई हैं। मिश्र प्रणाली, समानाधिकृत प्रणाली, आश्रित प्रणाली। देखो दोस्तों, बोर मत होना, जो चीज़ें जितनी ज़्यादा समझ आ रही तो उतना ज़्यादा अच्छा है, आपको टॉपिक आसानी से समझ में आ रहा होगा। अब हम आगे बढ़ रहे हैं, तो आगे हम देखते हैं कि इस द्विभाषिकता को आगे कुछ मनोवैज्ञानिक हैं जिन्होंने 3 वर्गों में इसे बांटा है। सिंपल आप ऐसे ही लिखेंगे आसान भाषा में। मिश्र प्रणाली है, समानाधिकृत प्रणाली है और आश्रित प्रणाली। इसे लर्न कर लेना। पहला है मिश्र प्रणाली। मिश्र प्रणाली क्या होती है? यह स्थिति आमतौर पर उस परिवेश से उत्पन्न होती है जहां वक्ता घर और घर से बाहर विभिन्न व्यवहार दोनों क्षेत्रों में दोनों भाषाओं का मुक्त रूप से प्रयोग करता है। भारत में अंग्रेजी पढ़े लिखे या शहरी परिवेश में पढ़े लिखे व्यक्ति इसी कोटि में आते हैं। देखो दोस्तों, मिश्र प्रणाली का मतलब है जब 2 लैंग्वेज का प्रयोग एक व्यक्ति खुले रूप से घर में भी और बाहर भी खुले रूप से करता है, तो उसे हम कहते हैं मिश्र प्रणाली। जैसे कि हम शहरों में देख सकते हैं, हम घर में हम कभी-कभी बोलते वक़्त कभी हिंदी में बोल रहे हैं, कभी इंग्लिश में बोल रहे हैं घर में। हम अभी कॉलेज में हैं, तो कॉलेज में हम कभी हिंदी में बोल रहे हैं, कभी इंग्लिश में बोल रहे हैं। तो घर में भी, बाहर भी हम दोनों लैंग्वेज का खुले तौर पर प्रयोग कर रहे हैं, कोई रोक-टोक नहीं है, कोई अंतर नहीं है। ठीक है? तो इसे कहते हैं मिश्र प्रणाली। जब हम बात करते हैं समानाधिकृत प्रणाली की, तो ये इसका अपोज़िट है। यह स्थिति तब उत्पन्न होती है जब कोई व्यक्ति एक व्यवहार क्षेत्र में, जैसे घर में, एक भाषा बोलता है और दूसरे व्यवहार क्षेत्र में, जैसे कि स्कूल या दफ्तर में, दूसरी भाषा बोलता है। अर्थात दोनों भाषाएं एक दूसरे के व्यवहार क्षेत्र में नहीं बोली जाती। सिंपल है दोस्तों। समानाधिकृत प्रणाली का मतलब है अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग भाषा का प्रयोग। मान लो आपको 2 भाषाएं आती हैं, बट घर पर आप सिर्फ हिंदी बोलते हैं, और आप जब अपने कॉलेज जाते हैं या जब अपने ऑफिस जाते हैं तो वहाँ पर सिर्फ इंग्लिश बोलते हैं। मतलब इंग्लिश को आप घर पर नहीं लाते हैं और हिंदी को आप अपने ऑफिस में या कॉलेज में नहीं ले जाते हैं। तो दोनों को ही अपने अपने क्षेत्रों में सीमित रखते हैं, दोनों ही भाषाओं को। तो इसे कहते हैं समानाधिकृत प्रणाली। तीसरा है आश्रित प्रणाली। आश्रित प्रणाली क्या है? यह स्थिति आमतौर पर तब पैदा होती है जब किसी परिचित भाषा के माध्यम से दूसरी भाषा सीखी जाए। हिंदी या अंग्रेजी के माध्यम से कोई अन्य सीखने वाले, रूसी, जर्मन, तमिल आदि सीखने वाले भाषाभाषी इसी वर्ग में आते हैं, जहाँ एक भाषा की 2 या अधिक शैलियों का प्रयोग होता है, और ये शैलियाँ न केवल सामाजिक दृष्टि से नियंत्रित होती हैं, वरन उनका सुस्पष्ट भाषाई संदर्भ भी होता है। देखो दोस्तों, आश्रित प्रणाली। आश्रित प्रणाली का मतलब है कि एक व्यक्ति 2 भाषाओं का प्रयोग करना चाहता है। मतलब 2 भाषा आती है एक व्यक्ति को, बट एक व्यक्ति है जो एक अन्य भाषा सीखना चाहता है। ठीक है? या इसे सिर्फ ऐसे भी समझ सकते हैं कि मान लो एक ही लैंग्वेज आपको आती है, आप दूसरी लैंग्वेज सीख रहे हो, तो अब आप कैसे सीखोगे? जैसे कि मान लो मुझे हिंदी आती है और मुझे इंग्लिश सीखनी है, तो मैं इंग्लिश की कोचिंग सेंटर पे गया। अब मैं वहाँ पे कैसे सीखूँगा इंग्लिश? हिंदी के माध्यम से। या तो मैं बुक खरीद सकता हूँ, या तो जो टीचर मुझे पढ़ाएगा वो थोड़ा हिंदी में ही तो पढ़ाएगा मुझे। अचानक से मैं जाऊँ और वो कहे नहीं, मैं इंग्लिश बोलूँगा और तुम सब समझ जाओगे, नॉर्मल तो यही होता है वैसे। मैं दिन रात तुमसे इंग्लिश बोलूँगा और तुम सारी चीज़ें सीख जाओगे, तो काफ़ी डिफ़िकल्ट है ये। ठीक है? ऐसा नहीं होता। एक लैंग्वेज आपको चाहिए होती है जो कि आपको आपको सहारा दे दूसरी लैंग्वेज सीखने के लिए। तो हिंदी का सहारा लेकर मैं इंग्लिश सीख सकता हूँ। या फिर मान लो मुझे रूसी भाषा सीखनी है। अब मान लो मैं किसी टीचर के पास गया, अब मुझे रूसी भाषा सीखनी है। एक रूस का ही कोई व्यक्ति है, मुझे उससे रूसी भाषा सीखनी है। अब रूसी भाषा सीखने के लिए मुझे बस इंग्लिश आती है और कुछ नहीं आता, या फिर मुझे इंग्लिश और हिंदी आती है, बट मुझे रूसी भाषा सीखनी है। तो मैं कैसे सीखूँगा रूसी भाषा? तो अगर जो रूसी व्यक्ति है जो मुझे सिखा रहा है, अगर उसको इंग्लिश आती है और मुझे भी इंग्लिश आती है, तो मैं इंग्लिश के सहारे रूसी भाषा को सीख सकता हूँ उस व्यक्ति से। ठीक है? अगर मान लो उसको सिर्फ रूसी भाषा आती है और मुझे सिर्फ हिंदी या इंग्लिश आती है, और उसको कुछ नहीं, इंग्लिश भी नहीं आती, तो वो मुझे कैसे सिखाएगा? तो एक भाषा का सहारा लेने की ज़रूरत पड़ती है जब किसी दूसरी भाषा को सीखने के लिए, किसी अन्य भाषा को सीखने के लिए, तो उसे हम कहते हैं आश्रित प्रणाली। आ गया यहाँ तक समझ में? इसके बाद
अब इसी द्विभाषिकता को 4 प्रकार में बांटा जाता है प्रयोजन के हिसाब से: संपूरक, सहायक, परिपूरक और समतुल्य। देखो दोस्तों, यहाँ पर फिर कहूँगा बोर मत हो, आप ये मत सोचो कि बार बार उसके पार्ट्स पे पार्ट्स किए जा रहे हैं। जितना मिल रहा है आपको पढ़ना है और क्या, आप पढ़ो बस। तो 4 पार्ट्स में वैसे भी नोट्स मिल नहीं रहे, इतनी मुश्किल से तो बनाए हैं। क्या सही है क्या गलत बहुत सारा ढूंढना पड़ता है, मतलब देखना पड़ता है कि आपके लिए कोई गलत ना हो चीज़ें। तो फिर भी जितना आपको मिल रहा है आप सीरियसली उतना नोट्स लीजिए, ताकि ये ना हो पेपर में जब आप बैठें आपको बहुत कम चीज़ें आएँ। जब आप पढ़ कर जाएंगे, ज़्यादा पढ़ेंगे माइंड में, तो आप काफ़ी अच्छे से एग्ज़ाम दे सकते हैं। सॉरी मैंने आपका कुछ सेकंड वेस्ट किया, बट अब टॉपिक पर आते हैं। प्रयोजन के आधार पर द्विभाषिकता को 4 प्रकार में बांटा जाता है। बस याद रखो 4 प्रकार में बांटा जाता है अब: संपूरक, सहायक, परिपूरक और समतुल्य। संपूरक का क्या मतलब है? संपूरक द्विभाषिकता में द्वितीय भाषा का ज्ञान निजी ज्ञान की वृद्धि और प्रयोग के लिए होता है। यह पुस्तकालयी भाषा होती है और इसका सक्रिय प्रयोग नहीं हो सकता। इसमें व्यक्ति सीखी हुई भाषा का प्रयोग शोध कार्य या अन्य विशिष्ट कार्य के संदर्भ में ही करता है। देखो दोस्तों, संपूरक द्विभाषिकता, जैसे कि अब क्या हो रहा है कि अब मैं तो एक हिंदी मीडियम का स्टूडेंट रहा हूँ। अब मैं कॉलेज गया तो पता चला मुझे कि भाई कॉलेज में तो इंग्लिश ही चलती है। इंग्लिश का मतलब ये है कि टीचर हिंदी में थोड़ा बहुत पढ़ा देंगे और आपको बोल भी देंगे, कुछ हिंदी में समझा भी देंगे थोड़ा बहुत, लेकिन जो मटेरियल वगैरह है वो भाई इंग्लिश में ही मिलेगा। टीचर को हिंदी के बारे में कोई नॉलेज ही नहीं है, हिंदी की किताबों के बारे में। और वाकई में हिंदी के कुछ अच्छे राइटर्स हैं ही नहीं। अब मैं कॉलेज गया, मैं परेशान हूँ। तो अब मेरे पास क्या ऑप्शन बचा कि जो इंग्लिश भाषा है उसको अगर मैं सीख लूँगा तो मैं अपनी स्टडी काफ़ी अच्छी कर सकता हूँ। जो इंग्लिश भाषा में जो कई सारे विद्वानों ने किताबें लिखी हैं उन्हें पढ़कर मैं ज्ञान हासिल कर सकता हूँ। तो जब मैं इस पर्पस के लिए पढ़ाई वगैरह या रिसर्च करने के लिए या अपने ज्ञान को बढ़ाने के लिए एक नई भाषा सीखता हूँ या दूसरी भाषा का प्रयोग करता हूँ, ठीक है, दूसरी भाषा का मैं अपना पर्सनली, इंग्लिश भाषा का मैं यूज़ नहीं कर रहा हूँ, पर्सनली बस पढ़ने के लिए अगर प्रयोग कर रहा हूँ, तो ये हुआ संपूरक द्विभाषिकता। समझ में आ गया? निजी क्षेत्र में है ये। सहायक द्विभाषिकता में व्यक्ति अपने ही समुदाय की दूसरी भाषा का ज्ञान अपने ज्ञान की सहायक भाषा के रूप में प्राप्त करता है, जैसे हिंदी और संस्कृत। इसमें हिंदी का प्रयोग करते हुए कभी कभी संस्कृत की भी सहायता लेनी पड़ती है। सहायक द्विभाषिकता का मतलब है दोस्तों, जब हम कोई भाषा बोल रहे हैं, उस अब उस भाषा को पूरा करने के लिए हम कुछ दूसरे शब्दों का, दूसरी भाषा के शब्दों का कुछ प्रयोग कर लेते हैं, तो वो होती है सहायक द्विभाषिकता। ठीक है, जैसे कि हम हिंदी के शब्द बोल रहे हैं, हिंदी की भाषा बोल रहे हैं, उसमें हम संस्कृत के शब्दों का प्रयोग करके अपनी भाषा को मजबूत बनाते हैं। ज़रूरी नहीं है कि संस्कृति हो, आज के टाइम पे तो हम अंग्रेजी के शब्दों का प्रयोग कर लेते हैं, तो ये सहायक द्विभाषिकता है। इसके बाद है परिपूरक द्विभाषिकता। परिपूरक द्विभाषिकता में सामाजिक प्रयोजनों की पूर्ति के लिए समुदाय में प्राप्त दूसरी भाषा का जानना आवश्यक है। इस स्थिति में हिंदी और अंग्रेजी परिपूरक द्विभाषिकता के अंतर्गत आती है। वस्तुत कुछ स्थितियों में हिंदी का प्रयोग किया जाता है और कुछ स्थितियों में अंग्रेजी का। अब ये परिपूरक द्विभाषिकता क्या है? अब मान लो आप एक कॉल सेंटर में काम कर रहे हो और वो कॉल सेंटर ऐसा है जो कि कहाँ से कॉल रिसीव करता है, इंडिया से भी कॉल रिसीव करता है, या इंडिया, मतलब इंडिया के, मान लो इंडिया का ही कॉल सेंटर है, ठीक है, और वो इंडिया के किसी भी कोने से, मान लो आप एयरटेल की कंपनी में काम कर रहे हो, किसी भी कंपनी में काम कर रहे हो, और वो कंपनी पूरे भारत में फैली हुई है, और वो कोई भी ग्राहक आपके पास कॉल कर सकता है, चाहे वो केरल का हो, चाहे कर्नाटक का हो, चाहे दिल्ली का हो, चाहे हरियाणा का हो। अब ऐसे में नॉर्मली आपकी कंपनी ने 2 भाषाएं बताई हैं आपको, आप कहा है कि 2 भाषाएं कंपनी की भाषाएं हैं, एक इंग्लिश और एक हिंदी, ठीक है। अब आपके पास किसी मतलब नॉर्थ इंडिया से अगर कोई कॉल आता है, उत्तर भारत से, जैसे कि यूपी से या हरियाणा से कोई व्यक्ति कॉल करेगा, तो आप उससे हिंदी में बात करोगे। अगर वो हिंदी में करता है आपसे बात, तो आप हिंदी में करोगे और वो समझ जाएगा आपकी बात, और आप भी उसकी बात आसानी से समझ जाओगे, ठीक है। लेकिन अगर कोई व्यक्ति केरल का है जो आपसे मतलब कांटेक्ट कर रहा है, और आप मतलब वो आपसे दूसरी भाषा में बात कर रहा है, तो आप क्या उसकी भाषा को समझ पाओगे? नहीं समझ पाओगे। फिर वो मान लो इंग्लिश में कुछ बोल रहा है,
तब आप उसको इंग्लिश में रिप्लाई करोगे। फिर वो आपकी बात को समझ रहा है और आप उसे इंग्लिश में सारी बातें समझा रहे हो। मतलब ये कि एक बार आप हिंदी यूज़ करते हो और फिर अपनी बात को समझाने के लिए अगर कोई व्यक्ति हिंदी नहीं जानता तो उसके साथ आप इंग्लिश बोलते हो और ऐसे आपका काम हो जाता है। तो मतलब आप 2 भाषाओं का प्रयोग कर रहे हो और अपना काम पूरा कर रहे हो। अपने काम को संपन्न करने के लिए आप 2 भाषाओं का जब प्रयोग करते हो तो उसे परिपूरक द्विभाषिकता कहते हैं। आई होप समझ में आया होगा। समतुल्य द्विभाषिकता के अंतर्गत दूसरी भाषा में भी समतुल्य दक्षता प्राप्त करने की इच्छा होती है। इसमें दोनों भाषाओं पर समान अधिकार की अपेक्षा होती है। यह द्विभाषिकता स्तर और सक्रिय होती है। जैसे हिंदी भाषा समाज में अंग्रेजी का प्रयोग समतुल्य द्विभाषिकता के अंतर्गत आता है। मतलब जब व्यक्ति या जब ऐसी स्थिति उत्पन्न होती है कि 2 भाषाओं को बिल्कुल बराबर-बराबर पूरी तरह सीखने का प्रयास किया जाए, पूरी तरह जब सीखा जाए तो उसको द्विभाषिकता कहा जाता है, ठीक है? मतलब बिल्कुल अंग्रेजी भी बिल्कुल नंबर 1 आनी चाहिए कि अगर हम अमेरिका भी जाएँ तो कोई दिक्कत ना हो और हिंदी भी इतनी अच्छी आनी चाहिए कि इंडिया में हम किसी भी कोने में रहें तो हिंदी भी बोल सकते हैं, कोई दिक्कत ना हो। बिल्कुल परफेक्ट। तो ये हो गया समतुल्य द्विभाषिकता। द्विभाषिकता की स्थिति प्रयुक्तिपरक क्षेत्रों में यानी कि जहाँ पर काम वगैरह करते हैं जो क्षेत्र होते हैं, एरिया होता है, में भी देखी जा सकती है। जैसे हिंदी भाषी क्षेत्र में विभिन्न स्तरों के न्यायालयों में प्रादेशिक बोली से लेकर हिंदी अंग्रेजी तक की विस्तृत स्थिति देखी जा सकती है। देखो दोस्तों, जो भारत में अगर एग्जांपल देखें तो जो न्यायालय हैं, अदालत हैं, उसमें हम देखते हैं जो स्थानीय ग्राम न्यायालय होता है, जिला स्तर का जो न्यायालय होता है, उसमें हिंदी का प्रयोग होता है। स्थानीय बोली, जो स्थानीय भाषा है, जो गाँव की भले भाषा हो, जो ग्राम न्यायालय है उसमें जो गाँव के स्तर की जो भाषा होती है, स्थानीय बोली जो होती है, उसका भी प्रयोग किया जाता है। बट फिर हम देखते हैं कि द्विभाषिकता ही रहती है, अंग्रेजी या हिंदी। स्थानीय बोली लगभग हिंदी समझ लो और अंग्रेजी। स्थानीय बोली में जैसे कि जहाँ पर हिंदी नहीं है, तो वहाँ पर दूसरी भाषा बोली जाएगी हिंदी की जगह और या फिर अंग्रेजी। तो 2 ही भाषाएँ नॉर्मली हम देखते हैं कि कई सारे क्षेत्रों में स्पेशली न्यायालय वगैरह में प्रयोग की जाती हैं। यही स्थिति शिक्षा के क्षेत्र में भी देखी जा सकती है, जहाँ प्राइमरी स्कूल का शिक्षण मातृभाषा। अब देखो एक नई शिक्षा नीति आ गई है ना, तो हम देखते हैं जो प्राइमरी स्कूल है, वहाँ पर हम देखते हैं कि जो पहले जो शिक्षा दी जाती है, पहले जो कम प्राइमरी स्कूल क्लास तक की जो शिक्षा है, वो है मातृभाषा में या प्रादेशिक भाषा में शिक्षा दी जाती है और जो ऊंची शिक्षा होती है वो अंग्रेजी भाषा में या हिंदी गौण भाषा यानी कि पहले अंग्रेजी रखते हैं, मैक्सिमम अंग्रेजी भाषा में या फिर हिंदी भाषा में दी जाती है ऊंची शिक्षा। तो यहाँ तक दोस्तों अभी हमने द्विभाषिकता को बहुत गहराई से पढ़ा और यहाँ पे एक बहुत कन्फ्यूज़न भी है। कई बार ना द्विभाषिकता के को ही एक तरह से बहुभाषिकता के रूप संदर्भ में भी देखा जा रहा है, बट कोई नहीं, अभी हमने बस द्विभाषिकता ही पढ़ा है, आप कन्फ्यूज़ मत होना। मैं कन्फ्यूज़ हो रहा था क्योंकि रीडिंग्स वगैरह में ऐसे ही लिखा है, बट फिर भी मैंने थोड़ा सा अलग करने की कोशिश की है। जितना अभी तक हमने पढ़ा था वो द्विभाषिकता ही हो गया और अभी हम जितना भी पढ़ेंगे वो बहुभाषिकता होगा, ठीक है। बहुभाषिकता से तात्पर्य ऐसे समाज से है जिसमें अनेक भाषाएं इस्तेमाल की जाती हैं। वैसे तो आज के अधिकांश समाज बहुभाषिक हैं, किंतु भारत की बहुभाषिकता विशिष्ट है। यहाँ बड़ी तादाद में अनेक प्रमुख भाषाएं और बोलियां हैं। तो भारत के बारे में तो हम जानते ही हैं और बहुभाषिकता की मीनिंग आपको समझ में आई गई होगी, अनेक भाषाओं का इस्तेमाल करना। और आज हम देख रहे हैं बड़े बड़े जितने भी विश्व स्तर के शहर हैं वहाँ पर हमें बहुभाषी लोग देखने को मिल जाते हैं, बहुभाषिकता का प्रयोग देखने को मिलता है। मैक्सिमम हम दूसरे जो शहर हैं वहाँ पर द्विभाषिकता तो पक्का ही देखते हैं। द्विभाषिकता में हम क्या देखेंगे, अंग्रेजी हो गई और एक दूसरी भाषा जो वहाँ की स्थानीय भाषा हो ये। बाकी हम जो बहुत बड़े बड़े शहर हैं वहाँ पर बहुभाषिकता भी हमें देखने को मिलती है, ठीक है। और भारत में तो अलग ही है, साफ तौर पर दिखाई देता है। बहुभाषिकता की स्थिति भारतीय समाज का सहज लक्षण है। यहाँ मातृभाषा के साथ साथ अन्य भाषाओं को सहज रूप में अपनाए जाने की प्रवृत्ति रही है, क्योंकि व्यापक समुदाय से जुड़ाव, शिक्षा और व्यवसाय की ज़रूरतों के चलते भारतीयों को अपनी बोली, क्षेत्रीय भाषा, राजभाषा हिंदी और अंग्रेजी से जुड़ने की ज़रूरत होती है। तो दोस्तों भारत में हम देखते हैं बहुभाषिकता ऐसा इसलिए कि यहाँ कुछ तो यहाँ का समाज बहुत विविधतापूर्ण रहा है, इसलिए आवश्यकता ही ऐसी है कि लोग बहुभाषा सीख ही लेते हैं। अब मान लो कोई बिहार में काम करने वाला व्यक्ति है, उत्तर प्रदेश में काम करने वाला व्यक्ति है, जो पूर्वी भारत है
नागालैंड वगैरह का जो एरिया है, असम वगैरह, मणिपुर, वहाँ का कोई व्यक्ति है, अब उसको दिल्ली में तो आना ही पड़ता है। बहुत सारे लोग पढ़ने के लिए आते हैं, बहुत सारे लोग कमाने के लिए आते हैं, बहुत सारे लोग दूसरी चीज़ों के लिए आते हैं। तो मतलब दिल्ली जैसे शहरों में, जो मुंबई जैसे जैसे शहर है, यहाँ पर तो भारत के ही लोग आते जाते रहते हैं, बसने के लिए आते हैं, व्यापार करने के लिए आते हैं। तो ऐसे में उन्हें नॉर्मली बहुभाषा बनना पड़ता है। कैसे? अंग्रेजी भाषा नॉर्मली सभी लोग सीख रहे हैं, चाहे वो पूर्वी भारत के लोग हों, चाहे हम लोग हों उत्तर भारत के। अब वो लोग स्थानीय भाषा भी सीखते हैं, अंग्रेजी भी सीख रहे हैं, और साथ में क्योंकि भारत में स्पेशली उत्तर भारत में अगर सही से रहना है तो वो लोग हिंदी भी सीखने का प्रयास करते हैं। तो ये नॉर्मली बहुभाषी लोग हो ही जाते हैं, ऐसी परिस्थितियाँ ही हैं भारत में बहुभाषिकता की। इसके बाद है, इसके अतिरिक्त प्रत्येक प्रमुख भाषा या बोली संपर्क भाषा के रूप में कार्य कर रही है, लेकिन व्यापक संचार के लिए हिंदी और अंग्रेजी का प्रयोग अधिक है। मुंबई में रहने वाला गुजराती व्यापारी प्रायः दिन में 5 भाषाएं बोलता है। देखो दोस्तों, मैक्सिमम ना संपर्क के लिए स्थानीय बोलियां जो होती हैं उनका प्रयोग किया जाता है, लेकिन बड़े लेवल पर व्यापक संचार के लिए हिंदी और अंग्रेजी का प्रयोग होता है। भारत के कॉन्टेक्स्ट में अगर हम बात करें तो जैसे कि एक व्यक्ति का एग्जाम्पल दिया गया है, एक गुजराती व्यक्ति जो कि मुंबई में रहता है, वो परिवार में गुजराती बोलता है, नौकर से या सब्जी वाले से मराठी बोलता है। भाई महाराष्ट्र में रह रहा है ना, मुंबई में, तो मराठी बोलेगा। दूध वाले से या प्लेटफॉर्म पर या सिनेमा देखने के लिए हिंदी का प्रयोग करता है। अपने व्यापारी वर्ग में कोंकणी कोंकणी समझ रहे हैं ना, एक मतलब उसी एरिया की भाषा है। एक कक्ष कक्ष का क्षेत्र जानते हैं, वहाँ की भाषा है कक्षी, का प्रयोग करता है, और औपचारिक अवसरों पर अंग्रेजी का भी प्रयोग करता है। इसका अभिप्राय यह नहीं कि वह इन भाषाओं के व्याकरणिक नियम जानता है, बल्कि व्यावहारिक आवश्यकताओं ने उसे बहुभाषी बना दिया है। वास्तव में यह एक भाषाई कौशल है जिसका प्रयोग वक्ता एक सृजनशील कलाकार की भांति करता है और स्थिति तथा विषय के अनुसार भाषाई परिवर्तन करता जाता है। सिंपल है, बहुभाषा का मतलब आपको समझ में आ ही गया। बहुभाषा क्या है? एक से ज़्यादा भाषाओं का प्रयोग करना ही बहुभाषिकता होता है, बहुभाषी लोग होते हैं। जैसे कि यहाँ पे एग्जांपल दिया गया है कि एक व्यक्ति है जो कि मुंबई में रहता है, गुजराती व्यक्ति है, तो वो 5 तरह की भाषाओं का प्रयोग करता है या कर सकता है। ठीक है, आप सोच रहे होंगे दोस्तों उसको मराठी कैसे आती है। एक बात बताऊं, गुजरात और महाराष्ट्र दोनों पहले एक ही हिस्सा हुआ करते, तो मैक्सिमम गुजराती लोगों को मराठी भी आती है जो उसी एरिया के आसपास हैं। ठीक है, और वैसे भी जहाँ जो इंसान रहता है वो वहाँ की भाषा को सीखने का प्रयास थोड़ा ही सही बट करता है। और यहाँ पर ये भी कहा गया कि ये जो भाषा है वो बोलता है, इसका मतलब ये नहीं कि वो सारी भाषा में ग्रामर के हिसाब से बिल्कुल परफेक्ट बोल रहा है, नहीं, उसने व्यवहार के स्तर पर ये भाषाएं सीख ली हैं, काम चल रहा है उसका। महानगरों में भारत की प्रमुख भाषाओं के व्यक्ति जब आते हैं तो दूसरे भाषी समुदायों में रहते हुए भी अपनी भाषा को संजोए रखते हैं और अपने रीति रिवाजों, संस्कृति और जीवन पद्धति को बनाए रखकर अपनी भाषा को भी जीवित रखे होते हैं। तमिल और बंगला भाषी समुदाय भारत के किसी भी राज्य में रहते हुए अपनी भाषा को जीवित बनाए रखते हैं, लेकिन गौण भाषाओं यानी कि जो दूसरी भाषाएं हैं उनके संदर्भ में यह बात लागू नहीं की जा सकती। देखो दोस्तों, सभी भाषाओं में नहीं, लेकिन कुछ भाषाएं जैसे कि बांग्ला भाषा हो गई, तमिल भाषा हो गई, बिहार के जो स्थानीय जो कई सारी भाषाएं हैं, मैथिली वगैरह हो गई, हम देखते हैं कि बहुत सारे जो लोग हैं दिल्ली वगैरह में, हम नॉर्मली देख सकते हैं, इसे महानगरों में देख सकते हैं कि वो यहाँ पर जब बसने के लिए आते हैं तो हम देखते हैं वो अपनी भाषाओं का प्रयोग करते हैं, इंग्लिश भी बोलते हैं, ऊपर से हिंदी में भी बात करते हैं। जो रेडी वगैरह वाले हैं, रेडी पटरी वाले, उनसे जब सामान लेते हैं तो वो हिंदी बोलते हैं, अपने कामकाज में इंग्लिश का प्रयोग करते हैं, और जब आपस में वो बात करते हैं, जब एक ही व्यक्ति दोनों ही व्यक्ति जब तमिल के होते हैं तो वो आपस में अपनी भाषा में बात करते हैं, बंगाली होते हैं तो अपनी भाषा में बात करते हैं। तो यहाँ पे यही बताया जा रहा है। इस प्रकार द्विभाषिकता और बहुभाषिकता एक बहुआयामी पक्ष है। इससे समाज और व्यक्ति दोनों प्रभावित होते हैं। राष्ट्रीय स्तर पर इससे शिक्षा नीति संबंधी समस्याओं का परिचय मिलता है। हालांकि समस्याएं भी हैं कुछ दोस्तों द्विभाषिकता और बहुभाषिकता से, जैसे कि शिक्षा नीति को लेकर कि किस लैंग्वेज में पढ़ाया जाए, इसको लेकर भी थोड़ा सा समस्या उत्पन्न होती है, लेकिन फिर भी ये ऐसे पक्ष हैं जो सभी को प्रभावित करते हैं। भाषा नियोजन के समय इस पक्ष पर ध्यान दिया जाता है कि यह तकनीकी
और वैज्ञानिक प्रगति का आधार बनती है। वास्तव में औद्योगिक और नगर समाजों में जो बहुभाषी समाज होते हैं और उन्हें सरकारी संस्थाओं द्वारा जो शैक्षिक सुविधाएं उपलब्ध कराई जाती हैं वह सरकार की नीतियों के अनुसार निर्धारित भाषा में दी जाती हैं। देखिए दोस्तों, कई सारे जो क्षेत्र हैं, औद्योगिक क्षेत्र हो गया या सरकारी संस्थाएं हो गई, वहाँ पे सरकार के द्वारा नीतियाँ बनाकर तय किया जाता है कि किन भाषाओं का प्रयोग किया जाएगा। अतः इस परिचयात्मक विस्तृत जानकारी के बाद यह कहा जा सकता है कि सामाजिक, सांस्कृतिक, राजनैतिक, व्यावसायिक, आर्थिक आदि पहलू बहुभाषिकता, द्विभाषिकता की स्थिति उत्पन्न करते हैं। तो इतना सब कुछ पढ़ने के बाद हम कह सकते हैं कि जो अलग अलग संस्कृतियां होती हैं, इतनी विविधतापूर्ण जो समाज है, जो राजनीतिक स्थितियां हैं, आर्थिक स्थितियां, ये बहुभाषिकता या द्विभाषिकता की स्थिति को उत्पन्न करती हैं, जिसमें व्यक्ति को दो भाषा या दो से अधिक भाषा सीखना पड़ता है या बोलना पड़ता है। आर्थिक स्थिति पता है दोस्तों, आज के मामले में अगर हम देखें तो अंग्रेजी भाषा एक अच्छा तरीका है जिससे आप एक अच्छी जॉब हासिल कर सकते हो। तो कई सारे लोग इंग्लिश स्पीकिंग में लग जाते हैं, कई सारे लोग दूसरी भाषाएं सीखना चाहते हैं ताकि वो अपना एक करियर बना सकें। तो इसलिए भी आर्थिक प्रभाव भी पड़ता है। देखिए दोस्तों, यहाँ पर हम पढ़ रहे थे द्विभाषिकता और बहुभाषिकता। द्विभाषिकता पर काफ़ी डिटेल में मटेरियल था जो मैंने आपको पढ़ा दिया। बहुभाषिकता को उसी के कॉन्टेक्स्ट में, द्विभाषिकता के कॉन्टेक्स्ट में ही देखा जाता है, इसलिए उस पर मटेरियल इतना नहीं था। बट फिर भी मैंने जितना भी आपको पढ़ाया है वो सारा का सारा आपको अपने एग्ज़ाम में लिख कर आना है। बहुभाषिकता के बारे में या द्विभाषिकता के बारे में जितनी भी चीज़ें इस वीडियो में आपको बताई गई हैं वो सारी की सारी आप लिख के आएंगे। अगर कोई भी इनसे रिलेटेड क्वेश्चन आता है तो ये मत सोचना कि आपको क्या कुछ अलग से लिखना है, ऐसा कुछ नहीं। जितना सिर्फ बताया है ये सारी चीज़ें आप यकीन मानिए लिखेंगे बिल्कुल सही जाएगा। और कोशिश करना कि इनको आप लर्न कर सको, और हो सके तो एक बार वीडियो को थोड़ी देर आराम कीजिए, एक बार वीडियो को दोबारा से आप आराम करके देख लेना ताकि माइंड में सारी चीज़ें आपके बैठ जाएँ। एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक था जो मैंने आपको करा दिया, और जो दूसरे टॉपिक हैं उन पर भी मैं कोशिश कर रहा हूँ वीडियो आपको दे दूँ। प्लीज़ दोस्तों, आपको अगर ये वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और लाइक करें। थैंक यू।